अच्छा जी। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं। मई जून 2025 का पेपर 1 4 1 घंटे का पेपर है। एंड विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास जो पेपर ये वाला है, ये वाला मैंने फील किया कि इट इज कंपैरेटिवली मोर टेक्निकल देन द लास्ट 3 MCQs पेपर्स दैट वी डिड। बट टेंशन नहीं लेनी, एक एक करके अपन इसको सॉल्व करते रहेंगे। आ जाए। व्हाट इज अ कॉमन criticism? What is a common criticism of economics? Economics का common criticism क्या है? सही है। It fails to establish theories of economic behavior. गलत। सही है। आप इकोनॉमिक बिहेवियर को जज कर सकते हो बाय थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल, प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, मतलब लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट इज द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर। इट इज अनएबल टू कंस्ट्रक्ट मॉडल ऑफ हाउ इकोनॉमी माइट वर्क। गलत। आप लोगों ने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है आप लोगों ने? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है, तो उसमें यही तो है। लैक्स द एबिलिटी टू यूज एंड अप्लाई मैथमेटिक्स। अबे मैथ्स तो है ना यार, पीडीपीएस कैलकुलेट करते हो तो फिर मैथ्स तो यूज हो ही रही है ना। Therefore, D is the right answer. D ही सही आंसर है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरटेक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इन इकोनॉमिक्स। लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, ये तो ओपन फील्ड्स में होते हैं। आप सर्वेस करते हो तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ये फिजिक्स और साइंस वालों के काम है, अपना काम नहीं है इकोनॉमिक्स वालों का। तो डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज असेंशियल रिक्वायरमेंट for a market economy to be able to allocate its resources? Look at the option. मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा हर उस बच्चे को जो मुझे सही जवाब देगा इन द पोल। सही, 1,000 रुपए। सही है। आपके अकाउंट में मैं क्रेडिट कर दूंगा, आप टेंशन ही ना लो। आप मुझे सही जवाब दो सिर्फ। तो मैंने पोल ओपन कर दिया है, हर बच्चा पार्टिसिपेट करे। हाँ, आई एम एंडिंग द पोल। और इसका सही जवाब है, ये एमसीक्यू ही गलत है। एग्जामिनर ने इस एमसीक्यू को डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि ये सारे ही ऑप्शंस तकरीबन सही थे। अब ये मार्केट इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन के एस्पेक्ट को भी घुसाया हुआ था, तो ये एमसीक्यू ही गलत है। भैया तुम्हें क्या लगा 1,000 रुपए मैं दूंगा? है, वो भी तुम लोगों को, वो भी तुक्का मारने गए। गलत। सही है। गेम कर लिया आप लोगों के साथ मैंने। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। Now, this MCQ was one of the most toughest MCQ in the paper. Right? तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन को पहले समझो। अंडर विच कंडीशन अ फ्री मार्केट फोर्सेस आर मोस्ट लाइकली टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली? फ्री मार्केट कब एफिशिएंटली रिसोर्सेज एलोकेट करेगी? द नंबर ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ गुड नीडेड बाय कंज्यूमर्स। ऑप्शंस देखें आप लोग, ऑप्शन सिर्फ देखें। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ। फ्री मार्केट में अगर डीमेरिट गुड्स होंगे तो दे विल बी ओवर कंज्यूम्ड, ओवर प्रोड्यूस्ड। तो अगर नन डीमेरिट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड तो मार्केट एफिशिएंट हो जाएगी, मार्केट फेलियर नहीं होगा। मेरिट गुड्स विल ऑलवेज ऑलवेज बी अंडर कंज्यूम्ड, अंडर प्रोड्यूस्ड। देयरफॉर अगर मेरिट गुड ना हुए तो फ्री मार्केट एफिशिएंट हो जाएगी। पब्लिक गुड्स फ्री मार्केट बनाएगी नहीं। तो अगर कस्टमर को भी पब्लिक गुड्स नहीं चाहिए तो आपका मार्केट इकोनॉमी एफिशिएंट हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर आपने दूसरे जाविये से सोचा तो आप अपने आंसर को गलत कर लोगे। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि किस सिचुएशन में मार्केट इकोनॉमी एफिशिएंट हो जाएगी। तो अगर मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स और पब्लिक गुड ना हो तो वो एफिशिएंट हो जाएगी। दैट इज द राइट आंसर। आगे भी बात समझ में।
Okay. Question number 4. What does a PPC show? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है भाई? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस को। Come on, everyone should participate. The 33 students in the class. पार्टिसिपेशन सिर्फ 20 की है। गलत बात। ओके, आई एम एंडिंग द पोल नाउ। इसका सही जवाब है बी। मैक्सिमम आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी दैट कैन अचीव यूजिंग इट्स एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। कुछ बच्चों ने ए सेलेक्ट किया है भाई, डिमांड कर्व पीपीसी में कब से आने लग गया। और एक बच्चे ने डी सेलेक्ट किया, मिनिमम कॉम्बिनेशन मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, पीपीसी मैक्सिमम दिखाता है भाई। सही है, तो ये हो गया आपके पास एमसीक्यूज। ओके, अब पांचवें एमसीक्यू को अपन छोड़ देते हैं क्योंकि एग्जामिनर ने इसको भी नलिफाई कर दिया, बोला ये भी एमसीक्यू गलत है। तो क्या सर पेपर में ऐसा हो सकता है कि पेपर में एमसीक्यू गलत आ जाए? जी, वो पेपर में आ जाता है। उसके बाद जब मुख्तलिफ टीचर्स या मुख्तलिफ लोग उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ब्रिटिश काउंसिल का, सॉरी केम्ब्रिज के, दे कम टू अ कंक्लूजन कि यार इस एमसीक्यू में ये बन है, इवेंचुअली वो फिर एमसीक्यू को रिमूव कर दिया जाता है। सही है? आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, along which axis can the market demand curve be aggregated from individual demand curves? किस एक्सिस पे आप इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को ऐड करते हो? मैं आपको समझाता हूं। ये देखें, डॉलर क्वांटिटी। तो ये हो गया डिमांड कर्व ऑफ ए, ये हो गया डिमांड कर्व ऑफ बी। इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास आ गया मार्केट का डिमांड कर्व। ऐसा ही हम करते थे। तो हम किस एक्सेस पे ऐड कर रहे हैं? क्या हम प्राइसेस पे ऐड कर रहे हैं या क्वांटिटी पे? जवाब है क्वांटिटी पे, क्योंकि सबकी प्राइसेस तो सेम है। वन प्राइस, टू प्राइस, थ्री प्राइस, लेकिन क्वांटिटी सबकी ऐड हो रही है। देयरफॉर इट्स ओनली एडेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगेन एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था, कंपैरेटिवली आसान था। आपको बस कंफ्यूज इसलिए क्या हुआ था कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बच्चा अमूमन कंफ्यूज हो जाता है। ओके, नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन। द डायग्राम्स इनिशियल डिमांड कर्व फॉर अ स्टूडेंट places in the university, what would cause the demand curve to shift to D2? यानी आउटवर्ड शिफ्ट होगा, यानी यूनिवर्सिटी में ज्यादा बच्चा जाएगा। कौन सी सिचुएशन में ज्यादा बच्चा जाएगा? ऑप्शंस पढ़ें, ऑप्शंस पढ़ें पहले। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग द पोल ताकि आप अपने आंसर सबमिट कर सकें। ये तो लेटेस्ट न्यूज है यार, ऐसा बर्ड मारा बच्चों ने। चलें, जल्दी से आप लोग अपने आंसर्स को प्लॉट करें। जबरदस्त। 70% पार्टिसिपेशन रेट है, विच इज गुड। दो ऑप्शंस में बहुत गड़बड़ हुई है, एक ए और एक सी। इसमें ज्यादा बच्चों ने आंसर सेलेक्ट किया। डिक्रीज इन द स्टूडेंट फीस, इफ द फीस इज डिक्रीजिंग देयर विल बी अ मूवमेंट, इट वोंट बी अ शिफ्ट। तो ए आंसर नहीं हो सकता। सी, इंक्रीज इन ग्रेजुएट अर्निंग्स कंपेयर्ड विद नॉन ग्रेजुएट अर्निंग्स। तो अगर ग्रेजुएट ज्यादा कमाएगा तो इवेंचुअली क्या होगा? ज्यादा लोग यूनिवर्सिटीज में जाएंगे और यूनिवर्सिटीज की डिमांड बढ़ जाएगी। A decrease in the level of youth unemployment. Unemployed youth is not unemployed, it's employed. तो वो क्यों जाएंगे यूनिवर्सिटी? नहीं जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी। हायर ए लेवल ग्रेड डिमांड्स फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। अगर बोले कि भाई ए स्टार ही चाहिए, अब तुम जैसे बच्चों का क्या होगा? चल बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, बाकियों का तो नहीं होगा ना। तो इवेंचुअली फिर क्या होगा?
आप लोग फिर नौकरी पे लगोगे, डिमांड ऑफ यूनिवर्सिटी कम हो जाएगी, यही होगा ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था, आसान क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, दिस इज अनदर इजी वन। कभी भी है ना, आप देख के डरो नहीं कि भाई इतना लंबा चौड़ा एमसीक्यू है, डरने की कोई जरूरत नहीं। अ सर्वे इनटू द मार्केट फॉर गुड एक्स फाउंड दैट इट इज एन इंफीरियर गुड एंड अ क्लोज सब्स्टिट्यूट हो गए। तो इंफीरियर गुड है, सही है। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, इट विल बी नेगेटिव। इंफीरियर है, इट्स अ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट है तो एक्सईडी यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होगी। अब देखें दोनों रोज में कौन सा सेम हाईलाइटेड है, ऑप्शन बी। तो इतने बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, फट करके सॉल्व होता है, फट करके, सही है, प्रैक्टिस करो, फट करके सॉल्व होगा। ओके, what is the likely nature of price elasticity of supply for a crop such as rice? सही है। अब राइस के साथ क्या इशू है कि शॉर्ट टर्म में इट विल बी इन इलास्टिक, सही है। लॉन्ग रन में इट कैन बी इलास्टिक ओनली इफ यू प्लांट मोर राइस क्रॉप्स, सही है। हाईली इलास्टिक, गलत, हो ही नहीं सकता। एग्रीकल्चरल गुड्स की पीएस हमेशा इन इलास्टिक है। हाईली इलास्टिक इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में इन इलास्टिक होगा, ये याद रखना। highly inelastic in short run and long run as the land of the country is fixed। हाँ, अब ये मेक सेंस करता है ना कि लैंड ही फिक्स्ड है, तो शॉर्ट रन हो लॉन्ग रन हो जमीन उतनी आप ज्यादा प्लांट ही नहीं कर सकते, तो सप्लाई इतनी तेजी से आप बढ़ा नहीं सकते। सी सीम्स टू बी द राइट आंसर। लेकिन अगर हम डी नहीं पढ़ेंगे तो हमें गुना मिलेगा, तो हम डी पढ़ते हैं। हाईली इन इलास्टिक इन द शॉर्ट रन, more elastic as it takes time to plant rice। डी, मैंने आपको क्या बोला था, लॉन्ग रन में हमेशा आपके पास ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब सी क्यों नहीं है, सही है ना, सी क्यों नहीं है, यही सवाल है ना, सी भी आपने बोला सही है। लैंड इन द कंट्री इज फिक्स्ड, क्या लैंड फॉर राइस प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, कहीं ये लिखा हुआ है? लैंड तो पाकिस्तान के पास भी फिक्स्ड है, इंडिया के पास भी फिक्स्ड है, यूएसए के पास, सबके पास फिक्स्ड लैंड ही है ना। नेचुरल जमीन, जमीन की अगर मैं बात करूं तो ये बढ़ती थोड़ी है, ये तो फिक्स्ड ही होती है। तो इस वजह से सी इज इनकरेक्ट एंड डी इज करेक्ट, क्योंकि लॉन्ग रन में आप ज्यादा प्लांट लगा सकते हो और फिर वो इलास्टिक हो जाएगा। आगे भी बात समझ में, और ऐसे एमसीक्यूज हमने बहुत सारे पिछले पेपर्स में भी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइस ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर्स फॉल, what the price of which product is likely to rise, likely to rise, सोचें, ऑप्शंस देखें, देखना शुरू करें, मैं 10 सेकंड बाद पोल ऑन कर दूंगा। पोल इज लाइव। सब जवाब दें भाई, सब जवाब दें। ओके, 60% बच्चों ने सही जवाब दिया है। भाई अगर लैपटॉप की प्राइस फॉल होगी तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या ज्यादा बिकेंगे, उनकी प्राइसेस क्या ज्यादा होगी, नहीं ना, ये नहीं हो सकता। Carrying cases for laptop computers, yes, now laptop is cheap so we'll buy carrying cases, as a result क्या होगा भाई, उनकी प्राइसेस बढ़ जाएगी। मॉनिटर्स, मॉनिटर्स की क्यों डिमांड बढ़ेगी, गलत। वर्क स्टेशन टैबलेट फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो आप ये देखें डेस्कटॉप कंप्यूटर तो सब्स्टिट्यूट है ना भाई, सब्स्टिट्यूट की तो डिमांड कम होगी, देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन जहां पे बच्चा भंड मार सकता है। अज्यूमिंग नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर अ प्रोडक्ट, व्हाट will
डेफिनेटली इंक्रीज कंज्यूमर सरप्लस। ये देखें। अच्छा, मैं आपको एक नॉर्मल रूल बता देता हूं। कंज्यूमर सरप्लस कब बढ़ता है? जब प्राइस कम होती है और क्वांटिटी बढ़ जाए, तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। और प्रोड्यूसर सरप्लस किस सिचुएशन में बढ़ेगा? जब प्राइसेस बढ़ जाए और क्वांटिटी बढ़ जाए। अब अगर आप देखें, शिफ्ट टू द लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट पे शिफ्ट करता हूं तो प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन क्वांटिटी भी कम होगी, इस वजह से ये आंसर नहीं हो सकता। शिफ्ट टू द राइट, अगर राइट पे मैं शिफ्ट करूंगा तो प्राइस बढ़ जाएगी, देयरफॉर ये भी आंसर नहीं हो सकता। शिफ्ट ऑफ द सप्लाई टू द लेफ्ट, तो प्राइस बढ़ जाएगी, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व टू द राइट, सप्लाई बढ़ा दी, हमारे पास क्वांटिटी भी बढ़ गई और प्राइस भी कम हो गई, हमारी कंडीशन मीट हो गई। डी इज द राइट आंसर। डज दिस मेक सेंस? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अरीज इसमें कम हो रहा है, ओए होए होए, अरीज ने बोला है जवाब देना पड़ेगा। ये देखें, अरीज मेरा बच्चा, पहले आप देखें, ये क्वांटिटी थी और ये प्राइस थी, सही है? तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस कितना था? ये रहा, मैंने पूरा शेड कर दिया, ये पूरा आपके पास कंज्यूमर सरप्लस था। अब जब प्राइस कम हो गई तो अब कंज्यूमर सरप्लस क्या है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड गोज ऑल द वे, ये पूरा ऊपर का हिस्सा आपका कंज्यूमर सरप्लस है, तो बढ़ गया ना। प्राइस कम हुई, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई, ज्यादा यूनिट्स पे कंज्यूमर सरप्लस मिला। दैट्स द रूल। ओके, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड एन इजी क्वेश्चन। Market economy decides to subsidize the provision of internet in remote part of a country, सही है ना? तो remote part of a country में आप इंटरनेट दे रहे हो, उसकी सब्सिडीज दे रहे हो। What is the most likely reason for doing this? क्यों? क्यों सब्सिडीज दे रहे हो? ऑप्शंस देखें, बहुत आसान है, बहुत। डू नॉट मेस दिस अप, एवरी सिंगल पर्सन should give me a response in the poll, and I would appreciate क्या अगर 100% सही जवाब आ जाए। ओके, तो हमारे पास ए बी और सी में फड्डा चल पड़ा है। ए बी और सी, इसका सही जवाब ऑब्वियसली बी है। सही है भाई, सब्सिडी दे रहे हो तो डीमेरिट गुड तो नहीं होगा ना? हर बंदा गंदी चीज नहीं देखता इंटरनेट पे, गधो। डीमेरिट गुड नहीं है ये, इट्स अ मेरिट गुड। तभी तो सब्सिडीज दे रहे हैं, वरना सब्सिडी क्यों देते हैं? सिगरेट पे, चर्च पे, अफीम पे, शराब पे सब्सिडीज मिलती है? नहीं, मेरिट गुड्स पे सब्सिडीज मिलती है। इट्स अ पब्लिक गुड। क्या इंटरनेट पब्लिक गुड है? रियली? रियली? क्या बातें करते हो? क्यों ऐसी हरकतें करते हो? Who is intended to benefit from an agricultural buffer stock during plentiful harvest? बफर स्टॉक गवर्नमेंट खरीद रही है, प्लेंटीफुल, ज्यादा प्रोडक्शन हो गई। तो ज्यादा प्रोडक्शन हो गई तो प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट उसको खरीद लेगी, प्राइस को कम होने नहीं देगी। तो इससे फायदा किसको हुआ? प्राइस कम होने नहीं देगी। क्या कस्टमर को फायदा हुआ? कद्दू फायदा हुआ। क्या ग्रोवर ऑफ फूड को फायदा हुआ? हाँ, इनको फायदा। क्या प्रोसेसर ऑफ फूड को फायदा हुआ? प्रोसेसर ऑफ फूड कौन? अपन ने केला उगाया, केला बेचा, उसने मिल्क शेक बनाया, वो प्रोसेसर हो गया ना। तो केला उगाने वाले को अपन ने प्रोटेक्ट कर लिया, और केले का जूस बनाएगा वो महंगा केला खरीदेगा, तो उसको प्रोटेक्ट नहीं किया। टैक्स पेयर, गलत। टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल किया बफर स्टॉक के लिए, टैक्स पेयर को फायदा नहीं है। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको गौर से देखना। The government decides to increase indirect taxes, abolish agricultural subsidy
लोअर द लेवल एट विच टैक्स बिकम्स पेएबल। मिसाल के तौर पर $1000 जो महीने का कमाएगा वो 0% टैक्स देगा, 1001 डॉलर कमाएगा वो टैक्स देगा। तो हमने बोल दिया नहीं, अब जो $900 कमाएगा वो 0% टैक्स देगा और 901 वाला टैक्स देगा। तो इसका मतलब ये है, what would be the most likely consequence of this change? Look at the options. I'm giving you exactly 20 seconds and then I'll open up the poll. वेरिएंट 4 उस्मान आया है आपके पास 2025 से। दिस इज द फर्स्ट ईयर। ओके, हम लग गए गलत काम में, आपका पोल ओपन कर देते हैं। बिल्कुल। चलें जी, जल्दी पार्टिसिपेट करें यार। 50% स्टूडेंट्स हैव गिवन मी द आंसर्स, जिसमें से एक ही बच्चे ने गलत जवाब दिया है। जिस बच्चे ने गलत जवाब दिया है उसके लिए कुछ खास इंस्ट्रक्शंस हैं आफ्टर वी आर डन विद द पोलिंग। दो बच्चे हो गए। इसका सही जवाब है बी। तो जिन्होंने गलत जवाब दिया है वो अच्छी सी जगह ढूंढ के खुदकुशी कर लें। देखें, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होगा तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे हो, कम हुई? वो तो बढ़ जाएगी ना। भाई इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, तो हो गया ना इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन द, अबे कहाँ निकल गए भाई? सी, सी वाले आइंस्टाइन एडम स्मिथ कहाँ निकल गए भाई? सी कैसे सेलेक्ट किया है मुझे भी बताना। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आई वोंट शेयर योर नेम। तो मुझे पता नहीं चलता है कि कौन क्या आंसर पे पोल कर रहा है, मुझे सिर्फ नंबर पता चलता है। तो बी इज द राइट आंसर। सी और डी तो हो ही नहीं सकता था, ए भी नहीं हो सकता था। बहरहाल, लेट्स मूव ऑन। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मूला दिया हुआ है नॉमिनल जीडीपी का, प्राइस इंडेक्स। इससे क्या कैलकुलेट होगा? तो बेसिकली आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहे हो नॉमिनल से, तो आंसर आएगा आपके पास रियल। मिसाल के तौर पे, अगर 100 मेरी नॉमिनल जीडीपी है, प्राइस इंडेक्स बेस ईयर पे 100 है और करंट 102 है, यानी 2% की इन्फ्लेशन हो गई है। तो इस सिचुएशन में मेरे पास आंसर आएगा क्या? 1000 divided by 102, which gives me 9980। तो ये हो गया रियल जीडीपी, यानी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो दिस इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड। मैं पता है क्या बोलता हूँ बच्चों को, तरीकेकार क्या है। मैं रियल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, नॉमिनल डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। सिंपल। और यहाँ पे आप पावर लगा दो जितने भी साल हैं। तो फॉर एग्जांपल इस केस में आपके पास 2% इन्फ्लेशन थी, तो 100 divided by 1.02। अगर 100 को मैं डिवाइड करूंगा 1.02 से, तो भी मेरे पास आंसर 980 ही आएगा। 980, एग्जैक्टली द सेम। तो देयर आर टू वेज, सही है। आई यूज दिस वन, लेकिन एग्जामिनर जो चाहे पूछ सकता है भाई, अपन क्या करें। ओके, 16th एमसीक्यू इज द सेकंड क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनर ने स्पेसिफाई किया है कि ये बहुत मुश्किल था। 25% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, सही है। ओके, और दिस इज बिकॉज द क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेज हुआ है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। What is always regarded as a cause rather than the consequence of the change in circular flow of income? सही है। आप लोग इस ऑप्शंस को देखें। मैं आप लोगों से पोलिंग पे पहले तो पूछूंगा कि इसका आंसर आपके नजदीक क्या है। एंड पोल आपके सामने ओपन हो चुका है। एंड एज एक्सपेक्टेड हमारे पास
जितने भी बच्चों ने जवाब दिया है, अमेजिंग, किस तरीके से पोल्स चेंज हो रहे हैं, जबरदस्त। एक पॉइंट आया था, चारों ऑप्शंस पे 25% था, यानी 25% हर बच्चे ने ए बी और सी डी को चूज किया हुआ था, यानी 25% चूज हुआ था। ओके, आई एंड द पोल एंड इफ आई टेल यू द रिजल्ट्स, ए 25% बच्चों ने सेलेक्ट किया, बी 21, सी 29, डी 25। नाउ, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, देखें, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। कुछ हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, ये कॉन्सिक्वेंस है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ कॉन्सिक्वेंस। कुछ हुआ होगा तो आपके पास सर्कुलर फ्लो में टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे नेशनल इनकम कम हो गई तो आपके मुल्क में टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, सही है ना, कॉन्सिक्वेंस। इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम बढ़ी तो उसका कॉन्सिक्वेंस है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है, कॉन्सिक्वेंस, इट्स नॉट अ कॉज। इंक्रीज इन सेविंग, लेट्स से आपके मुल्क में नेशनल इनकम बढ़ी तो आपके मुल्क में सेविंग्स इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स। जब प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, ये कॉज है, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो दैट इज हाउ इट इज, डी इज द राइट आंसर। तो ये कॉज और कॉन्सिक्वेंस, सही है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू इज अ कॉन्सिक्वेंस, किसी वजह से ये हुआ होगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट की वजह से कुछ होता है, सही है, तो वो कॉज है, वो कुछ करेगा, कॉन्सिक्वेंस आएगा, सही है। तो ये बेसिकली आपके पास एक टेढ़ा एमसीक्यू था, बिकॉज यूजुअली इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, और खास तौर पे जिनकी इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज है, दे टेंड टू फाइंड दीज एमसीक्यूज वेरी डिफिकल्ट एंड टेक्निकल। आ जाए, अब ये वाला जो एमसीक्यू है, दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग एमसीक्यू, तो उसको आप गौर से सुनना। टेबल शो सम डेटा फॉर एन इकोनॉमी, सही है। तो आपके पास एक दो तीन चार पांच छह, ये सारी चीजें दी हुई है ना। अब अगर आप देखें तो ये और ये सारे इंजेक्शन है, और जहां पे इंजेक्शंस और विड्रॉल्स बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। तो अगर आप देखें 200, 100, 300 और 350, तो इंजेक्शंस आर फिक्स्ड, क्योंकि ग्राफ में इंजेक्शंस आर फिक्स्ड, सही है। तो ये तो 350 हो गया। अब हमें इन तीनों को मिला के देखना है कि क्या ये 350 है। तो 125 प्लस 62.5 प्लस 62.5, दैट मेक्स 250, आंसर नहीं है। 75 प्लस 75, 150, 150 प्लस 150, ये भी आपके पास 300 बनेगा, 350 नहीं बनेगा। 175, 87.5, 87.5, 87.5 प्लस 87.5, 175, 175 प्लस 175, 350। तो ये है आपका आंसर। इसको इस तरीके से देखते हैं, सही है। दिस इज रिलेटिवली न्यू फॉर यू पीपल, लेकिन यू गेट द आइडिया। विड्रॉल्स आर इक्वल टू इंजेक्शंस करना, तो एक तरफ विड्रॉल एक तरफ इंजेक्शन। अगर एग्जाम में ना गंदा बच्चा बनेगा ना, तो वो कुछ इस तरीके से भी कर सकता है कि इंजेक्शन एक साथ ना दे, एक्सपोर्ट्स को कहीं कोने पे लिख दे और इम्पोर्ट्स को इस जगह पे लिख दे, तो ये भी वो कर सकता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, सही है ना। दैट इज व्हाट कैन बी डन टू कंफ्यूज यू पीपल। हमारे मासूम से बच्चों को कंफ्यूज करता है गंदा बच्चा। आ जाए, द डायग्राम शोज एन इकोनॉमीज एग्रीगेट डिमांड कर्व, एल से एम। नाउ दिस माय फ्रेंड्स इज एन एमसीक्यू, जो कि मैं डिमांड एंड सप्लाई पे बहुत फोकस करता था। जब भी मूवमेंट होगी तो प्राइसेस चेंज होगी, और इस केस में प्राइस लेवल। और दूसरी चीज मैं आपको क्या बोलता था, जब भी मूवमेंट होगी या तो प्राइस लेवल या प्राइसेस चेंज होंगी तो मूवमेंट होती है, या एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगा। अब ये देखो, जब एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगा तो आपके पास एग्रीगेट डिमांड पे मूवमेंट आएगी, और जब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होता है तो एग्रीगेट सप्लाई पे मूवमेंट आती है। अब ये कॉन्सेप्चुअल ग्राफ से रिलेटेड है। इंक्रीज इन टैरिफ लीडिंग टू
डिक्रीज्ड इंपोर्ट्स। अब ये तो आंसर नहीं हो सकता, दो आंसर्स हो सकते हैं, या तो एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हो या प्राइस लेवल चेंज हो। अ डिक्रीज इन टैक्सेस ऑन फर्म्स कॉजिंग एन इंक्रीज इन SRAS। तो ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई ही है ना, सही है। तो इंक्रीज ही हो रहा है, एंड देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। तो देखने का जाविया, देखने का तरीका बहुत मैटर करता है भाई। आ जाए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। और मैं यही सोच रहा था ये वाला MCQ कहाँ गया। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इज एन इकोनॉमी, in an economy can be represented diagrammatically in different ways, for which AS curve would long term fall in aggregate demand fall हो रही है, सही है, always be likely to result in the level of employment remaining unchanged. Look at the options. I will be opening up the poll in 20 seconds. Zabardast. 82% got this right. I'm ending the poll and the answer is D. सही है। अब देखें, एग्रीगेट डिमांड मैंने बनाई और एग्रीगेट डिमांड मैंने फॉल कर दी। द रियल जीडीपी रिमेन्स द सेम, यानी एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं आया। कुछ बच्चों ने ए सेलेक्ट किया। अब ये मेरी एग्रीगेट डिमांड हो गई, रियल जीडीपी वाई है, एडी मैंने कम कर दी, एज अ रिजल्ट इट बिकम्स Y1। तो कम हो गई ना एम्प्लॉयमेंट, तो बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट विल रिमेन अनचेंज। ये हो गई एडी और ये हो गई AD1। तो दिस बिकम्स Y एंड दिस बिकम्स Y1। अगेन एम्प्लॉयमेंट चेंज हो गई, सही है। तो इसका सही जवाब डी था, सही है। और मैंने जब आपको ये बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और मैंने आपको यही बताया था कि द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट द इकोनॉमी विल ऑपरेट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होगी, सही है। A country is suffering from deflation, what would be the best policy to reflate, यानी deflation को खत्म करना। तो आप देखें सारे ऑप्शंस, मैं पोल पे आपसे फिर आपका फीडबैक लूंगा। गौर से सोचिएगा, गौर से सोचिएगा। And the polling has started. बाकी बच्चे भी जवाब दे दें। Okay, 90% have come up with the right answer, which is reduce interest rate. अब डिफ्लेशन को खत्म करना है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है, तो ए गलत है। इफ आई इंक्रीज द कॉर्पोरेशन टैक्स, पीपल्स डिस्पोजेबल इनकम वुड डिक्रीज, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। इफ आई अब ये देखें, ये दोनों एक ही तो है। इंक्रीज कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स इज बेसिकली डायरेक्ट टैक्स ही तो है, दोनों एक ही है। तो जब पेपर में आपको ऐसा ऑप्शन मिले, दो एक ही बात है, अलग अलग तरीके से एक ही बात है, तो वो भाई आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ए सही है तो बी गलत कैसे हो सकता है, और बी सही है तो ए कैसे गलत हो सकता है। दो सेम ऑप्शंस आ गए ना, तो मतलब ये है कि वो दोनों ही आंसर्स नहीं है, एंड डी किसी ने चूज नहीं किया था, दैट इज गुड। What would be a positive effect on the growth of an economy in short run if government reduces direct tax on individual earners? Positive effect, पॉजिटिव इफेक्ट बताना। Food prices would increase because of shortages. Is this a positive effect? Are you kidding me? ये आंसर नहीं हो सकता।
Import of luxury cars would increase to satisfy change in demand. ग्रोथ पे बात करनी है तो गाड़ियां खरीदने से डेवलपमेंट हो सकती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है, लेकिन ग्रोथ शायद नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है, हम दूसरे ऑप्शंस देखेंगे, कोई बेहतर मिलेगा तो हम उसको चूज करेंगे। सेविंग्स वुड इंक्रीज बिकॉज ऑफ एडिशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इफ पीपल स्टार्ट सेविंग, इकोनॉमी में तो स्लो डाउन आ जाएगा, लोगों की सेल्स कम हो जाएंगी, दिस इज नॉट गुड। कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स वुड इंक्रीज, यस। सही है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होगी तो ग्रोथ होगी। डी इज द बेटर आंसर, इट्स अ बेटर आंसर। Let's move on to the next one. Now, I expect 100% right answers. What is not a monetary policy? चलो मेरे भाई देखो, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, नहीं, नो 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 मॉनेटरी पॉलिसी, कम ऑन। 100% जल्दी से। या अल्लाह, बच्चों को समझ दे, इनके तुक्के भी। लानत तुम्हारी में, एक और लानत आई है भाई। ओ मेरे भाई, credit regulation is a monetary policy. इंटरेस्ट रेट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। कैसे ए और बी सेलेक्ट किया? इंक्रीज गवर्नमेंट सब्सिडी इज अ फिस्कल पॉलिसी। सप्लाई, मनी सप्लाई चेंजेस इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए थे ना कि मॉनेटरी पॉलिसी है या नहीं है, आपने चूज किया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो भाई ए भी है, बी भी है, तो आपको, और डी भी है, तो आपने जब इतने आंसर सही लग रहे हैं आपको, ए बी डी सही लग रहा है, तो यू रीड द क्वेश्चन अगेन। Okay, question 23. Government has a macroeconomic objective of low unemployment. It has recently decreased interest rates. Interest rates कम करके. What may limit the effectiveness of this tool in achieving objectives of low unemployment? तो अगर मैंने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया है, तो मेरे मुल्क में लो अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, ऐसी क्या सिचुएशन है? लैक ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो आपके मुल्क में प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो नई मशीन्स लग ही नहीं सकती, प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है, तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। दिस सीम्स टू बी द राइट आंसर। अगर एक्सेस डिमांड है, तो ये तो अफेक्टिव हो गई, तो आप इंटरेस्ट रेट कम करोगे, आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, तो आप तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करोगे। ये अफेक्टिव है, हमें अफेक्टिवनेस को कम या लिमिट करने वाली बात करनी है। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस विल ऑल्सो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी नहीं हो सकती। लो लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आप कम दे रहे हो, तो ये भी एम्प्लॉयमेंट एनकरेज करेगी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट 100 रुपए दे रही है अनएम्प्लॉयड लोगों को, तो लोग बोलेंगे भाई 100 रुपए का तो 5 रोटी आती है, तो बेहतर है नौकरी कर लो। तो ए, इफ यू डोंट हैव प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यू कैन नॉट encourage employment and you cannot achieve low unemployment basically. Okay, now this is another question of comparative and absolute advantage. हर साल ये टेस्ट होता है एक क्वेश्चन। मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट का क्वेश्चन है, खास तौर पे कंपैरेटिव का, तो जो वीक कंट्री है, वीक कंट्री, उसकी प्रोडक्शन का डिफरेंस निकालो। तो जिसमें डिफरेंस कंपैरेटिवली कम होगा, उसमें वीक कंट्री को एडवांटेज है। सही है, रूल समझ में आया? वापसी रूल रिपीट करता हूं। जो वीक कंट्री है, उसकी डिफरेंसेस निकालें, तो जिसमें डिफरेंस कम आएगा उसमें कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। ये शॉर्टकट है। लॉन्ग कट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालें। अब ये देखें, हमारे पास कंट्री क्यू है जो दोनों ही चीजों में बेहतर है, तो वीक कंट्री हो गई पी। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना है भाई? 500। डिफरेंस कितना है भाई? 400। तो जिसमें डिफरेंस कम है ना, वो कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो मिसाल के तौर पे कंट्री पी को कंपैरेटिव एडवांटेज है जेड पे। सही है। अब अब पी हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। गलत, पी तो एब्सोल्यूट है ही नहीं, पी तो गरीब है, उसके पास तो दोनों चीजों में बदतर हालात है।
P has an absolute advantage, A और B कट गया. P has a comparative advantage in Y. नहीं, P has a comparative advantage in Z. सही है. एंड Q has an absolute advantage. मैं रूल वापसी रिपीट कर रहा हूँ, रूल गौर से सुनना. जो कंट्री वीक होती है उसके प्रोडक्ट्स का डिफरेंस निकालो स्ट्रॉन्ग कंट्री से. तो जिसमें डिफरेंस कम आएगा वीक कंट्री को उसमें कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, वरना दूसरा तरीका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. वापसी रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में बिठाओ. जो वीक कंट्री है उस वीक कंट्री का आप डिफरेंस निकालोगे स्ट्रॉन्गर कंट्री से, और जिसमें डिफरेंस कम आएगा उसका आपको कंपैरेटिव एडवांटेज होगा वीक कंट्री को. सही. आ जाए. A trading country can produce two goods, X and Y. It specializes completely in the production of Y. What will be the opportunity cost of a country consuming additional units of additional imports of X? Additional imports of X. दो मुल्क है, सॉरी, एक कंट्री दो प्रोडक्ट्स है और वो स्पेशलाइज वाई में करता है और इंपोर्ट एक्स करता है. तो ज्यादा इंपोर्ट अगर हम एक्स करेंगे तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी? लुक एट द ऑप्शंस. 20 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूं एंड देन आई ओपन अप द पोलिंग. मैंने ये देखा है जब मैं आपको 20 सेकेंड्स देता हूं तो पोलिंग पे रिस्पॉन्स सबका आता है. पोल हैज बीन लॉन्च्ड. एंड दिस इज टफ. Okay, let's look at what you people actually did. A 19% students, 38% पे C and D पे 44%. B तो किसी ने चूज ही नहीं किया, वो वैसे ही गलत है. If I'm importing X, so the opportunity cost is additional imports. What am I sacrificing? You need to ask this question. So if I'm importing X, मैं import कर रहा हूँ X, तो additional import opportunity cost कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती. C. Reduction in the domestic consumption of good Y. This is right. So if I'm importing X, I'm not consuming Y. So Y की consumption is my opportunity cost. Reduction in the resource available to produce Y. भाई जब आप import कर रहे हो X, तो आपके resources तो कहीं sacrifice ही नहीं हुए. सही है ना? Therefore D cannot be the right answer. Okay. Question number 26. I want you people to give me the correct answer 100%. What are terms of trade? Come on, you can do it. Make me proud for once in your life. What is the right answer? Yeah. 70% students have answered. जिसमें से 90%, 91, 92% लोगों ने सही जवाब दिया है. एंड हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत जवाब दिया है. क्या करूं? मैं खुदकुशी कर लूं? डी इज द राइट आंसर. अबे हर साल तो ये टेस्ट हुआ है, हर साल तो मैंने ये एमसीक्यू करा है. अभी हमने 4 पेपर सॉल्व किए, चारों में यही क्वेश्चन है. उसके बावजूद 3 अनोखे बच्चे हैं जो आते हैं बोलते हैं कद्दू 100% हम होने देंगे, हम गलत करके दिखाएंगे, तुम देखते जाओ. अबे भाई ए और बी क्या हो गया भाई? बी, द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर. बी किसने चूज किया? दो बच्चों ने बी चूज किया. अबे तुम्हें तो मैं गोली मार दूंगा अगर पता चल गया कौन हो तुम. आ जाए. An Australian family purchases a holiday to New Zealand. An Australian mining company sells coal to China.
Four students A, B, C, D are asked where these transactions will appear in the current account of Australia's BOP. सही है। अब मुझे बताएं, ऑस्ट्रेलिया की फैमिली ने न्यूजीलैंड में हॉलिडे परचेज किया है, तो पैसा आया है ऑस्ट्रेलिया में, ये गया है? जवाब है गया है, तो ये इंपोर्ट होगा। अब हॉलिडे इज अ सर्विस, टूरिज्म इज अ सर्विस, तो इट्स एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सही है। एंड ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी सेल्स कोल टू चाइना, तो पैसा आया है, पैसा आया है तो एक्सपोर्ट हुआ। गुड्स है या सर्विस? गुड्स है, तो गुड्स का एक्सपोर्ट है। अब देखें कहां पे हाईलाइट हुआ, सी पे दोनों चीजें हाईलाइट हो गई, सिर्फ सी इज द राइट आंसर। Government believes that its current account will be beneficial in the long run. What is the most likely reason for this? डेफिसिट बेनिफिशियल है लॉन्ग रन में, फ्यूचर में। ऑप्शंस देखें, 20 सेकेंड्स हैं आपके पास। खुदा का वास्ता आसान एमसीक्यू है, आप अच्छे से सॉल्व करना प्लीज। एंड द पोल हैज ओपन्ड। 73% लोगों ने सही जवाब दिया है, विच इज बी, इट इंपोर्ट्स कैपिटल गुड्स। मेरे भाई, मेरे जिगर के टोटो, सही है। अगर आप कैपिटल गुड आज इंपोर्ट करोगे, महंगा है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, लेकिन फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा। इमिग्रेशन का ताल्लुक कहां से आ गया भाई? करंट अकाउंट में पैसे की हेर फेर होती है, इमिग्रेशन की नहीं। रॉ मटीरियल, इट एक्सपोर्ट्स रॉ मटीरियल, तो लॉन्ग रन में कैसे बेनिफिशियल है भाई? नहीं है ना, क्योंकि आज भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, फ्यूचर में भी कर रहे हो। रॉ मटेरियल प्राइमरी गुड है, सस्ता है, इट रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट। हाउ कैन डेफिसिट यानी हायर इंपोर्ट्स रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट? इट विल इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट भाई। ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। Okay, a country has a freely floating exchange rate. In which circumstance it is most likely to appreciate? Appreciate मतलब currency strong हो गई, strong हो गई, सही है, सोचना। Competitors trading country experience in the fall in the value of its currency. तो हमारा जो कंपेटिटर है उसके मुल्क में एक्सचेंज रेट नीचे आ गया, तो उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, तो हमारा फायदा नहीं है ना, सही है ना। तो हमारी करेंसी वीक हो जाएगी, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं है, ये नहीं हो सकता। एन इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन प्लेस्ड ऑन कंपनीज विद इन दिस कंट्री विशिंग टू बाय इंपोर्ट्स, तो हमने बर्डन्स यानी किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जो इंपोर्ट करती हैं, तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी तो करेंसी अप्रिशिएट होगी नहीं होगी? यस होगी। देयर इज अ फॉल इन द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं तो हमारी करेंसी वीक हो जाएगी, ये भी आंसर नहीं है। देयर इज अ फॉल इन द लेवल ऑफ इट्स इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग सेव कम करेंगे और शनेल का परफ्यूम ज्यादा बाय करेंगे। शनेल का परफ्यूम ज्यादा बाय करेंगे तो इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी तो आपकी करेंसी वीक हो जाएगी। सो डी इज ऑल्सो नॉट द आंसर। एंड माय फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट एमसीक्यू, और ये आपके पोलिंग पे जाएगा। A country has a current account deficit. What would be classified as a protectionist measure to restore the current account to equilibrium? सही है ना, protectionism measure. And here goes your poll in 10 seconds. Protectionism measure. Hint दे दिए, 100% कर लेना, 100% कर देना। ये देखो, 100% सही जवाब तुम लोगों ने कर लिया।
कर लिया, इतना हिंट देने के बाद कर लिया। प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स बोल रहा है, प्रोटेक्शनिज्म में टेरिफ, कोटा, एम्बार्गो, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये टेरिफ, अगर आप इंपोर्ट टैरिफ इंक्रीज करोगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी और करंट अकाउंट डेफिसिट इक्विलिब्रियम की तरफ मूव हो जाएगा। दिस वाज अ वेरी गुड पेपर, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ सॉल्व करने में। बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि जितने पार्टिसिपेंट क्लास के स्टार्ट में थे तकरीबन एंड में भी उतने बच्चों ने छोड़ा कम, मींस दे वर एंजॉयिंग। नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन ट्यूसडे, आई विल अपडेट द टाइम। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू नो हाउ टू रीच मी। व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, एंड वेट फॉर माय आंसर। अल्लाह हाफिज।